नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीप कैंपस पर। दोस्तों, आज हम लोग हमारा जो क्रिया का चैप्टर है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे कि आप किसी भी वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि उसमें जो क्रिया है वो सकर्मक है या फिर आकर्मक, यानी आप आकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर कैसे करेंगे। हमारी जो पिछली 2 क्लासें हैं उसमें हमने क्रिया के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है वो बहुत आसान, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि इतना आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि क्रिया क्या होती है, इसके कितने भेद हैं, उसके बाद जो उनके भेद हैं उनकी परिभाषा क्या है, ये आप हमेशा से रटते हुए आए हैं। तो वहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। असली मुद्दा शुरू होता है यहाँ से, जब आपके सामने कोई वाक्य दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें जो क्रिया है वो आकर्मक है या फिर सकर्मक। यहाँ से शुरू होता है क्रिया का असली चैप्टर, जहाँ आप कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ 5-7 ऐसे नियम पढ़ाऊंगा जिनको पढ़ने के बाद आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि कोई भी वाक्य सकर्मक है या आकर्मक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम, यहाँ मैंने कुल 4 नियम लिखे हुए हैं, बाकी के 2-3 नियम ऐसे हैं जिनको मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको समझाता जाऊँगा, आप अपने शब्दों में लिखते जाएंगे। देखिए, जो हमारा पहला नियम है, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि कल हमने परिभाषा में भी बात की थी कि आकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जिनमें वाक्य में कर्म मौजूद नहीं होता, यानी कर्म अनुपस्थित होता है। अगर किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया के साथ कर्म की उपस्थिति है तो वो आपकी सकर्मक होगी। तो यहाँ भी वही नियम कहता है कि किसी वाक्य में एक कर्ता होगा, एक कर्म होगा और एक क्रिया होगी। अगर ये तीनों मौजूद हैं, यानी कर्म भी मौजूद है, तो ये सकर्मक होगी। अगर ये कर्म मौजूद नहीं है तो ये आकर्मक होगी। इतना आप सब जानते हैं, ये कल भी हम पढ़ चुके हैं इसकी परिभाषा में। अब आगे देखिए, कर्म मौजूद है तो सकर्मक है, नहीं है तो आकर्मक, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आप पहचानेंगे कैसे कि कर्म इसमें मौजूद है भी या नहीं है, या कर्म कौन सा है। तो देखिए, मान लीजिए आपने कर्ता भी पहचान लिया, आपने क्रिया भी पहचान लिया। अब कर्ता और क्रिया के अलावा कोई दूसरा शब्द भी है उस वाक्य में जिसमें आपको डाउट हो रहा है कि ये कर्म है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे। इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज़, आप वाक्य में शब्द लगा करके प्रश्न पूछिए। इस कर्ता को भी ज्यों का त्यों रहने दीजिए और क्रिया को भी। इसके अलावा जो बीच में एक क्या लगा करके प्रश्न पूछिए। अगर क्या शब्द लगाने से जो प्रश्न आपने पूछा उसका कोई उत्तर मिलता है, तब वो वाक्य आपका सकर्मक हो जाएगा। यानी आपको करना क्या है कि आपको क्या शब्द लगा करके प्रश्न पूछना है। अगर जवाब मिला तो सकर्मक, जवाब नहीं मिला तो आकर्मक। अभी हम इन पर उदाहरण भी देखेंगे। फिलहाल आप इन नियमों को लिखते चलिए, समझते चलिए। उसके बाद इसमें दूसरा क्या है कि कर्म जहाँ भी होगा, आपको जहाँ भी डाउट हो रहा हो कि शायद ये शब्द जो है कर्म हो सकता है, वहाँ आप चेक कीजिए कि वो जो शब्द है वो विकारी है या फिर अविकारी। अगर वो विकारी है तब वो कर्म हो सकता है, यानी कर्म होगा। और अगर वो अविकारी है तो कर्म कभी नहीं होगा, यानी जो कर्म है वो हमेशा एक विकारी शब्द होता है। आपने 2 चीज़ें जान ली। अगर क्या शब्द लगा करके प्रश्न पूछने से कोई उत्तर मिलता है तो वो कर्म होगा, तो कर्म है, अन्यथा नहीं है। और उत्तर मिलने पर भी अगर वो शब्द विकारी है तब वो कर्म है, अगर वो अविकारी शब्द है तब वो कर्म नहीं है। ये हो गई 2 चीज़ें। अब तीसरी बात, अगर किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति लिखी हुई है तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वहीं से समझ जाइए कि आगे कर्म जरूर होगा। अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी हुई है तो वाक्य में कर्म जरूर होगा, और अगर कर्म है तो फिर जाहिर सी बात है कि क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर ही पड़ेगा और वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी अगर कर्ता में ने विभक्ति जुड़ी हुई है तो क्रिया सकर्मक होगी। उसके बाद चौथा पॉइंट, कर्ता के साथ ने विभक्ति, और अगर कहीं वाक्य में कर्म है
और कर्म के साथ को विभक्ति जुड़ी हुई है, या कर्म मत कहिए, इसको कहिए कोई शब्द है, कोई शब्द लिखा हुआ है और उसके साथ को विभक्ति लगी हुई है, तो भी जाहिर सी बात है कि को से पहले जो भी शब्द है वो कर्म होगा, क्योंकि को विभक्ति सिर्फ कर्म की होती है। तो यहाँ तक हो गए आपके कुल 4 पॉइंट। अब देखिए अंतिम पॉइंट या अंतिम नियम कह लीजिए। अगर ऊपर के नियमों से भी आपको पता नहीं चल पा रहा है कि वाक्य में जो क्रिया है वो अकर्मक है या सकर्मक, यानी वाक्य में कर्म मौजूद है या नहीं है, तो आप एक सिंपल सा काम कीजिए, वाक्य को सामान्य भूत में बदल दीजिए, सामान्य भूत काल में। देखिए ये काल के बारे में हम विकारी और अविकारी शब्दों के बाद पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझते चलिए कि सामान्य भूत क्या होता है। सामान्य भूतकाल का वाक्य वो होता है जिसमें वाक्य के अंत में था, थी, थे जैसे शब्द ना हो। जैसे मान लीजिए ये वाक्य है गीता तेज दौड़ती है, अगर इसको भूतकाल में बदलें तो हो जाएगा गीता तेज दौड़ती थी, है ना। अब अगर इसी थी को हटा दिया जाए तो क्या बनाएंगे, गीता तेज दौड़ी। गीता तेज दौड़ी यानी भूत की बात हो रही है, पहले उसने तेज दौड़ा था, तो गीता तेज दौड़ी। अब हमने सामान्य भूत तो बना दिया। अब सामान्य भूत बनाने के बाद अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति जुड़ जाए तब तो वो होगी सकर्मक, लेकिन अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति ना जुड़े भूत सामान्य भूत बनाने के बाद तब वो अकर्मक होगी। ये तो हो गए आपके नियम। अब चलिए एक एक उदाहरण से सारे इन नियमों की पुष्टि करते हुए चलते हैं। सबसे पहले गीता तेज दौड़ती है, इसमें देखिए ये है आपका कर्ता और ये दौड़ती शब्द है आपका क्रिया। कर्ता भी है क्रिया भी है, एक शब्द और है, लेकिन ये कर्म है या नहीं है इसमें कन्फ्यूज़न है, इसमें भ्रांति है। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये तेज शब्द कर्म है या कुछ और है। सबसे पहले क्या शब्द लगा करके प्रश्न पूछिए। इस कर्ता और इस क्रिया को ज्यों का त्यों छोड़िए, बीच में एक क्या शब्द लगाइए, यानी गीता क्या दौड़ती है। तो जब हमने क्या शब्द लगाया तो इस क्या से तेज का कोई मतलब नहीं है। गीता क्या दौड़ती है, गीता तेज दौड़ती है, इसका कोई तुक नहीं बनता। यानी क्या शब्द लगा करके प्रश्न पूछने से हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा, इसलिए ये तेज शब्द आपका कर्म नहीं होगा, इसलिए ये क्रिया हो जाएगी आकर्मक। अब मान लीजिए यहाँ से भी आपको क्लियर नहीं हुआ कि ये कर्म है या तेज शब्द जो है वो कर्म है या नहीं है, और नीचे आइए। अब देखिए ये कर्म, मैंने कहा था कि कर्म हमेशा विकारी शब्द होते हैं। ये तेज शब्द आपका विकारी है या अविकारी। विकारी क्या होता है पहले मैं बता चुका हूँ, जो लिंग वचन काल या फिर कारक में से किसी के भी बदलने से बदल जाता हो वो विकारी है। तेज शब्द को हम लिंग के हिसाब से बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तेज का स्त्रीलिंग तेजी नहीं होता, तेज का बहुवचन कुछ नहीं होता। काल के हिसाब से भी तेज दौड़ता था, तेज दौड़ता है, तेज दौड़ेगा, यानी काल बदलने से भी तेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही कारकों को बदलने से फर्क पड़ेगा, यानी ये अविकारी शब्द है। अविकारी है यानी ये कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म हमेशा विकारी होते हैं। तो इससे पता चल गया कि ये जो है आपका एक अविकारी शब्द है, यानी ये अकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। बच्चा सो रहा है, कर्ता हो गया आपका बच्चा और क्रिया क्या कर रहा है, ये सोने का। तो ये जो सो शब्द है ये एक प्रकार की क्रिया है, सोना एक क्रिया होती है, यानी इसमें भी कर्म मौजूद नहीं है। इसको आप बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे कि ये भी आपकी अकर्मक है, क्योंकि सोना तो क्रिया होती है, तो कर्म कहाँ है, कर्ता है और क्रिया है, कर्म अनुपस्थित है। उसके बाद बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, बच्चे शब्द हो गया आपका कर्ता, दौड़ रहे हैं हो गई क्रिया। अब बीच में बचा हुआ है मैदान। अब सबसे पहले तो क्या लगा करके प्रश्न पूछिए, क्या कोई जवाब मिलेगा। बच्चे क्या दौड़ रहे हैं,
मैदान में दौड़ रहे हैं, क्या से मैदान में का कोई अर्थ नहीं बनता, यानी क्या लगा करके प्रश्न पूछने से उत्तर नहीं मिलेगा, यानी ये आकर्मक है। अगर फिर भी क्लियर ना हो और आगे बढ़िए। क्या ये मैदान विकारी शब्द है? क्या मैदान को हम बदल सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये स्थान है और स्थान एक संज्ञा है और संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये विकारी है, लेकिन क्या हर विकारी शब्द कर्म होता है? ऐसा नहीं होता। चलिए थोड़ा और आगे चेक करते हैं। अगर बात करें मैदान के बाद एक शब्द लगा हुआ है में, ये जो में शब्द है ये एक विभक्ति है। मैदान में हम जानते हैं कि कर्म की विभक्ति होती है को। अगर कोई विभक्ति चिन्ह ना लगा हो फिर तो एक बार को वो कर्म हो सकता है, लेकिन अगर विभक्ति चिन्ह लगा है वो भी को के अलावा कोई और चिन्ह, इसका सीधा सा मतलब है कि ये कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म के बाद को विभक्ति लगती है, तो ये भी आपकी आकर्मक क्रिया है। उसके बाद शीला बीमार है। अगर शीला बीमार है तो ये है कर्ता और है आपकी हो गई क्रिया। ये जो बीमार शब्द है ये क्या है? क्या ये कर्म है? चेक कीजिए, क्या लगाइए, शीला क्या है? उत्तर मिलेगा शीला बीमार है। तो एक बार को ये कर्म हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़िए। क्या ये विकारी शब्द है? बीमार नहीं है, क्योंकि बीमार का लिंग वचन या काल कुछ भी बदल दो, बीमार का बीमार ही रहेगा। मीना बीमार है या रमेश बीमार है, दोनों में स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, बीमार हमेशा बीमार ही रहेगा। वे सभी बीमार हैं या वो अकेला बीमार है, यानी लिंग और वचन दोनों के आधार पर ये नहीं बदलेगा, और काल और कारक के आधार पर तो नहीं बदलेगा, ये आप जानते ही हैं, क्योंकि बीमार था या बीमार है या बीमार रहेगा, इसके हिसाब से बीमार नहीं बदला, यानी ये अविकारी है। अगर ये अविकारी है इसका मतलब ये आकर्मक है। उसी तरीके से पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये हो गया आपका कर्ता, और उड़ रहे हैं हो गई आपकी क्रिया। ये शब्द आकाश में, सबसे पहले तो देखिए आकाश के बाद में विभक्ति लगी हुई है। अगर में विभक्ति लग गई तो सीधा सा मतलब है कि ये कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म की विभक्ति होती है को, इसलिए ये कर्म नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा और चेक करना चाहें ऊपर के नियमों से तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लगाइए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कर्ता और क्रिया की को ज्यों का त्यों रहने दो, बीच में क्या, पक्षी क्या उड़ रहे हैं आकाश में, कोई उत्तर मिला नहीं मिला, क्या लगाने से उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब ये आकर्मक है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या लगा के हम पूछ सकते हैं आकाश में क्या उड़ रहे हैं, तो उत्तर मिलेगा पक्षी, यानी पक्षी हो जाएगा कर्म। लेकिन एक बार सोचो, अगर पक्षी कर्म हो गया तो फिर कर्ता कहाँ है? क्योंकि अगर क्रिया हो रही है तो वाक्य में कहीं ना कहीं कर्ता भी होगा, यानी जो किसी काम को कर रहा हो। तो उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी कर रहे हैं, तो पक्षी तो कर्ता हो गए। अगर पक्षी कर्ता हैं तो फिर कर्म कहाँ से हुए? यानी इस वाक्य में भी कर्म नहीं है। और अगर इस भूतकाल वाले नियम से भी देखें, अगर इसको सामान्य भूत में बदल दें, पक्षी आकाश में उड़े, पक्षियों ने आकाश में उड़ा, आप ऐसा नहीं कर सकते। पक्षी आकाश में उड़े, तो जैसे ही हमने सामान्य भूत बनाया, इस पक्षी के बाद यानी कर्ता के बाद ने विभक्ति नहीं आई, तो अगर ने विभक्ति नहीं आई इसका मतलब ये कर्म, इसमें कर्म मौजूद नहीं है, यानी ये आकर्मक क्रिया है। उसी तरीके से है पत्ते पेड़ से गिरते हैं, गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ते, यानी ये पत्ते आपके कर्ता हैं और ये गिरना आपकी क्रिया है। ये पेड़ शब्द है, पत्ते क्या गिरते हैं, कोई उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ फिर कर्म नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये पेड़ शब्द क्या है? पेड़ के बाद लगा हुआ है से विभक्ति, और कर्म की विभक्ति क्या होती है? को, यानी अगर पेड़ के बाद को विभक्ति लगी होती तो एक बार को ये कर्म हो सकता था, या को ये होता ही अगर पेड़ के बाद को विभक्ति लग जाती तो, लेकिन क्योंकि से विभक्ति लगी हुई है इसलिए ये कर्म नहीं है। तो अगर कर्म नहीं है इसका मतलब ये आकर्मक क्रिया है।
उसी तरीके से वह बेईमान निकला, वह शब्द आपका कर्ता है और निकला आपकी क्रिया है। ये देखो ऑलरेडी सामान्य भूतकाल का वाक्य है, निकला यानी भूत की बात हो रही है। तो अब देखो सामान्य भूतकाल में बदलने के बावजूद जो कर्ता है इसमें किसी तरह की ने विभक्ति नहीं लगी। तो अगर कर्ता में ने विभक्ति नहीं लगी सामान्य भूत में बदलने पर, यानी ये आकर्मक क्रिया है, यानी इसमें कर्म नहीं है। आगे है राम हंसता है। राम हंसता है, क्रिया क्या हो रही है? हंसने की। यह है कर्ता, यह है क्रिया। हंसता है यानी इसमें कर्म कहीं है ही नहीं, इसका मतलब ये भी आपका आकर्मक क्रिया है। वैसे भी अगर आप क्या लगा करके प्रश्न पूछेंगे तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। राम क्या हंसता है, तो इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आप यहाँ ये मत कर दीजिए कि राम क्या करता है, राम हंसता है। यहाँ पर जब आप प्रश्न पूछेंगे तो कर्ता और क्रिया को ज्यों का त्यों रखेंगे, उसके बाद प्रश्न पूछेंगे। राम क्या हंसता है, वह क्या निकला, यानी कर्ता और क्रिया नहीं बदलेंगे, बिना उसको हटाए प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ भी कर्म नहीं है, इसका मतलब ये आकर्मक है। उसके बाद है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस वाले वाक्य को आप ध्यान से समझ लीजिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप प्रश्न पूछेंगे कि बूंद बूंद से क्या भरता है, उत्तर मिलेगा घड़ा। यानी ये घड़ा शब्द आपका कर्म हो सकता है, होना चाहिए इसको, यानी ये सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कि बूंद बूंद से क्या भरता है, तो ये भरने का काम कौन कर रहा है? भरता एक क्रिया है, लेकिन भरने का काम कर कौन रहा है? घड़ा कर रहा है, यानी घड़ा भर रहा है इस वक्त। तो ये जो घड़ा है ये आपका कर्म नहीं होगा, बल्कि क्रिया कर्ता हो जाएगी।